हेडिंग डाल दीजिए अधिगम। और सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम के अर्थ की। अर्थ तो देखिए, सबसे पहले ये अधिगम शब्द बना कैसे है। तो ये अधिगम शब्द बना है हमारा अधि उपसर्ग गम धातु और ये घय प्रत्यय। ये अधि क्या है, ये उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। गम क्या है, धातु है, और घय क्या है, ये प्रत्यय है। अधि उपसर्ग गम धातु और घय प्रत्यय लगने से जो शब्द बना है वह शब्द है हमारा अधिगम। अधिगम अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो अधिगम में अधि उपसर्ग है, गम धातु है और घय प्रत्यय है। अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु घय प्रत्यय बराबर अधिगम। और इस अधिगम का जो अर्थ होता है वह होता है सीखना। सीखना, हम जब कुछ सीखते हैं तो हम कहते हैं क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। तो अधिगम का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है वह लिया जाता है क्या है, सीखना है। या अगर ऑप्शन में नहीं है अध्ययन, सीखना। अधिगम का अर्थ अध्ययन भी होता है। अगर सीखना है तो सीखना, नहीं है तो अध्ययन। अगर अध्ययन भी नहीं है तो इसका अर्थ ज्ञान भी होता है, ज्ञान। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अध्ययन या ज्ञान। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है, यही सब पूछा जाता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना है। लेकिन जब हम कहते हैं कि केवल सीखना, सीखने से हमारा संपूर्ण अधिगम ये परिभाषित नहीं होता है कि हमने सीख लिया, उससे ये अधिगम परिभाषित नहीं होता है। अब अगर हम इसके अंग्रेजी अर्थ को देखें, अंग्रेजी में अधिगम को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा में अधिगम को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और जिसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी। क्या होता है, नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी। नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी यानी अध्ययन द्वारा। एक्वायर्ड माने नॉलेज माने ज्ञान, स्टडी माने अध्ययन के द्वारा प्राप्त करना, एक्वायर्ड करना। तो यानी अंग्रेजी शब्द जो लर्निंग है इसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी, यानी अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो जो हम अध्ययन के द्वारा या अनुदेशन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना या सीखना, ये अधिगम को पूरी तरीके से परिभाषित नहीं करता है। अगर आपसे पूछा है तो ये अधिगम के बहुत ही संकीर्ण अर्थ हैं। सीखना, अध्ययन, ज्ञान या ये नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी, ये कैसे अर्थ है, ये सब अधिगम के संकीर्ण अर्थ हैं। यानी इससे अधिगम पूरी तरह से हमारा जो है परिभाषित नहीं होता है। इसका कारण क्या है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और एक सतत प्रक्रिया है। सतत माने होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत चलने वाली कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली यह प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कुछ न कुछ लगातार सीखता रहता है। उस सीखने के द्वारा होता क्या है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सीखने के द्वारा हम कह सकते हैं, सीखने के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है।
सीखने के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और यह अधिगम का एक व्यापक अर्थ है। अधिगम का कैसा अर्थ है, यही व्यापक अर्थ है। तो व्यापक अर्थ में अधिगम क्या है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी सीखने के द्वारा जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो अधि उपसर्ग गम धातु और घय प्रत्यय मिलने से बना है अधिगम। इसका अर्थ होता है सीखना या अध्ययन या ज्ञान। लेकिन ये सब कैसे अर्थ हैं, बहुत ही संकीर्ण अर्थ हैं। अंग्रेजी में अधिगम को लर्निंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी। नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी क्या मतलब हुआ इसका, अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन ये अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना या सीखना, ये सब कैसे अर्थ है आप बताएंगे, संकीर्ण अर्थ है, बहुत छोटे अर्थ है इसके। तो व्यापक अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ में हमें पता है कि सीखना जो है या अधिगम है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जब ये लगातार प्रक्रिया चल रही है, यानी जो बालक होता है वो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो सीखने से होता क्या है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और उसी परिवर्तनों को, जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन हो रहे हैं, अधिगम कहा जाता है। और यह अधिगम का क्या है, व्यापक अर्थ। यही अधिगम का व्यापक अर्थ है। तो ये इतना समझ में आया आप लोगों को, क्या है, अधि उपसर्ग गम धातु और घय प्रत्यय लगने से अधिगम बना है। इसका अर्थ होता है सीखना, अध्ययन, ज्ञान। और ये कैसे अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है। अंग्रेजी में अधिगम को लर्निंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी, यानी अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन ये अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन या ज्ञान या सीखना, ये सब कैसे अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है। व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। और ये सतत प्रक्रिया है। और जब ये लंबी प्रक्रिया चल रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है, तो इस दौरान हमारे व्यवहार में अनेक प्रकार के क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। और उन्हीं व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा गया, अधिगम कहा गया। और यही अधिगम का कैसा अर्थ है, व्यापक अर्थ होता है। क्या बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अधिगम के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं बताई है, तो हम उनकी परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं आदतों, अभिवृत्तियों, आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो बताते हैं कि आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन क्या है, अधिगम है। तीन बातें आप ध्यान रखिए। एक पहली बात आदत, दूसरी अभिवृत्ति और तीसरा ज्ञान। तो ये तीन बातें बताई हैं किसने, क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन भी क्या है, अधिगम है। आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। यह परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की है। दूसरी परिभाषा हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया, उपयुक्त अनुक्रिया
का चयन करना एवं उसे उत्तेजना से जोड़ना है। थार्डलाइन महोदय कहते हैं अधिगम क्या है? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना। इनकी परिभाषाओं में आपको सिद्धांतों में उद्दीपक मिलेगा और अनुक्रिया मिलेगी। आगे हम इनके सिद्धांत को पढ़ेंगे। इनके सिद्धांत का नाम भी है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद में आगे आएगा भी। तो ये कहते हैं कि अधिगम क्या है? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उसे किससे जोड़ देना? उत्तेजना से जोड़ देना। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उसे उत्तेजना से जोड़ देना। ये किसकी परिभाषा है? ये थार्डलाइन परिभाषा है। अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना एवं उसे उत्तेजना से जोड़ना है। अगली परिभाषा है मनोवैज्ञानिक स्किनर की। स्किनर ने अधिगम की दो परिभाषाएं दी है। पहली, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। ये पहली परिभाषा दी है। कहते हैं प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है। यह इनकी पहली परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये दो परिभाषा स्किनर की है। पहली परिभाषा प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है और दूसरी परिभाषा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये दो परिभाषाएं आप ध्यान रखेंगे। अगली परिभाषा है मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड की। बहुत आने वाली परिभाषा 2 बार तक आ चुकी है। जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा है। डीएलएड में कई बार आई है ये परिभाषा। यूपी टेट में भी आ रखी है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी एक व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी का नाम क्या है? अधिगम है। ये बताया हमें जेपी गिलफोर्ड ने कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम है। अगली परिभाषा है थार्डलाइन स्किनर जेपी गिलफोर्ड। 4 परिभाषाएं हो गई। 5वीं परिभाषा हम लिखेंगे वुडवर्थ की। वुडवर्थ महोदय कहते हैं नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। नवीन ज्ञान
यानी नया ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। एक बार फिर से देख लीजिए। क्रो एंड क्रो कहते हैं आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अध्ययन करना ही अधिगम है। दूसरी परिभाषा थॉर्नडाइक की है, अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना एवं उसे उत्तेजना से जोड़ना है। स्किनर कहते हैं प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है। और दूसरी परिभाषा इनकी है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में कैसी प्रक्रिया है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की। उत्तरोत्तर यानी बढ़ते हुए। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के द्वारा, इसके द्वारा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन एक ऐसा है, क्या है? अधिगम है। वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। तो मिटाए इसको, समझ में आ गया सबको? और एक परिभाषा हम देख लेंगे गेट्स की। ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है गेट्स महोदय की। और पेपर में आता है कभी बार गेट्स व अन्य, तो चाहे तो आप लिख सकते हो यहाँ पर गेट्स व अन्य के अनुसार। ये गेट्स के साथ में जो अन्य जो उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे इसलिए इनको लिखते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार। तो गेट्स की परिभाषा है इसकी। गेट्स कहते हैं अधिगम, अनुभव, अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में, अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। यानी अधिगम क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको अधिगम के अर्थ में, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। और अगर हम कहें सीखना, तो सीखना संकीर्ण अर्थ है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन ये व्यापक अर्थ है और इससे संपूर्ण अधिगम हमारा परिभाषित हो जाता है। तो अधिगम क्या है? अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। तो ये इतनी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। इनमें से ही आपको कोई कोई परिभाषा पेपर में मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। तो ये था अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं। अब इन अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष सामने निकल के आते हैं अधिगम के लिए। जैसे व्यवहार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए और कितने प्रकार से होता है, कौन सा प्रकार, या हम कह सकते हैं किस प्रकार का परिवर्तन जो है वो अधिगम की श्रेणी में आएगा या किस प्रकार का परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इन सब बातों पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं? अधिगम की सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया। और अधिगम प्रक्रिया से पहले एक बात और आप समझ लीजिए। देखो, व्यवहार में परिवर्तन होता है कितने प्रकार से। व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है मादक पदार्थों के सेवन से,
मादक पदार्थों के सेवन से, यानी नशा करने से हो सकता है। व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है किसी बीमारी के कारण, बीमारी के कारण हो सकता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन। काम करते करते जब व्यक्ति थक जाता है तो थकान के द्वारा भी उसके व्यवहार में परिवर्तन। दिन भर किसी व्यक्ति ने काम किया तो शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन सुबह जैसे ही वो सो के जगता है तो फिर फ्रेश हो जाता है, तो उसका व्यवहार फिर दूसरे तरीके से हो जाता है। तो मादक पदार्थों के सेवन से होता है व्यवहार में परिवर्तन, बीमारी से होता है व्यवहार में परिवर्तन, थकान के द्वारा भी होता है व्यवहार में परिवर्तन। समझते रहना ध्यान से, मादक पदार्थों के सेवन से भी होता है, बीमारी से भी होता है और थकान से भी होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन। इसके अलावा मूल प्रवृत्तियां व्यवहार परिवर्तन का कारण है। मूल प्रवृत्तियां भी व्यवहार में परिवर्तन का कारण है। संवेगात्मक विकास, ये भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन के कारण है। लेकिन इन सबके द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो अधिगम की श्रेणी में किसे रखा गया है, तब आपको बताना है केवल 3 बातें। अगर प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा या अभ्यास के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ही अधिगम है, और किसी कारण से अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह अधिगम नहीं। ध्यान रखिएगा, केवल 3 बातें। कौन सी? प्रशिक्षण, दूसरी अनुभव और तीसरा अभ्यास। प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के अतिरिक्त अगर किसी कारण से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मादक पदार्थों के सेवन से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, बीमारी के द्वारा हो रहा है, थकान से हो रहा है, मूल प्रवृत्तियों से हो रहा है, संवेगात्मक विकास से हो रहा है, तो ये सारे परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आएंगे। अभी अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ दे, देखिए मादक पदार्थों के सेवन से इसमें परिवर्तन क्षणिक होता है। व्यवहार में कैसा होगा परिवर्तन? क्षणिक होता है, क्षणिक परिवर्तन होता है, और क्षणिक परिवर्तनों को अधिगम में नहीं रखा गया है। क्षणिक परिवर्तन, इन सबके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वे कैसे हैं? क्षणिक परिवर्तन है, क्षण भर के लिए। आज किसी ने नशा किया, थोड़ी देर के बाद नशा उतर गया तो वह फिर से सही हो गया। बीमारी, कोई बीमारी आई उसके बाद में वह फिर सही हो गई। थकान, अभी आप थके हैं, आपने पौष्टिक भोजन कर लिया, आपको फिर से ऊर्जा मिल गई, आप फिर से कार्य करने लगे। मूल प्रवृत्तियां और वही उसी प्रकार से संवेगात्मक विकास, इनके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है वो कैसे है? क्षणिक परिवर्तन है। अधिगम की स्थिति क्या है? अधिगम के लिए होना चाहिए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ध्यान से समझना एक इस शब्द को, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम होने के लिए कैसा परिवर्तन चाहिए? अपेक्षाकृत स्थायी। अब इस अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब क्या है? परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाए। जैसे परिवर्तन हुआ और वो क्षण भर के लिए रहा, या हम कह रहे बहुत थोड़ी देर के लिए रहा, फिर से आप अपनी पुरानी स्थिति में आ गए, तो वह अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। अपेक्षाकृत परिवर्तन का मतलब ये होता है परिवर्तन ना बहुत लंबे समय तक रहे और ना बहुत ही कम समय तक रहे, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। माने परिवर्तन कुछ समय के लिए जरूर होना चाहिए। अगर ज्यादा लंबे समय तक हो गया या बहुत जरा देर के लिए हुआ तो वह अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नहीं है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? जो थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रहे, न बहुत ज्यादा देर रहे न बहुत कम देर रहे, तो ऐसे परिवर्तनों को हम कहते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो अधिगम के लिए परिवर्तन कैसा व्यवहार में होना चाहिए? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास। आपको पहले पढ़ाना नहीं आता था, आपने डीएलएड कर लिया या आपने बीएड कर लिया, अब आपको पढ़ाने का क्या मिल गया? प्रशिक्षण मिल गया। तो ये परिवर्तन कैसा है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये थोड़ी देर रहेगा आपके अंदर। अगर आप उसका बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो ये और स्थायी हो जाएगा, और फिर उससे मिलेगा क्या आपको? अनुभव।
तो केवल आपको 3 बातें याद रखनी है कि प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और इन 3 के अतिरिक्त अगर किसी कारण से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वह अधिगम नहीं होगा। जैसे मादक पदार्थों का सेवन हो या बीमारी हो, थकान हो, मूल प्रवृत्ति, संवेगात्मक विकास, इनके द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। क्या बात सबको समझ में आई? सबको? चलिए आगे बढ़े। अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया में आपको 3 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। पहली बात देखिए, अधिगम त्रुटि रहित या त्रुटिपूर्ण हो सकता है। पहली बात, ये आवश्यक नहीं है कि अधिगम जब आप कर रहे हैं तो आपसे कोई त्रुटि ना हो, त्रुटि रहित ही हो। और ये भी आवश्यक नहीं है कि जब आप अधिगम कर रहे हैं तो आप हमेशा गलती ही करें, आपसे त्रुटियां ही हों। तो ये अधिगम की प्रक्रिया की जो पहली शर्त है वो यही है कि हमारा जो अधिगम है वह कैसा हो सकता है? त्रुटि रहित भी हो सकता है और त्रुटि पूर्ण भी हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं इस स्थिति में जो अधिगमी होता है, जो लर्नर होता है, या जो हम कह सकते हैं जो अध्यापक है और बालक को शिक्षा दे रहा है और बालक बराबर त्रुटियां कर रहा है, तो हो सकता है कि वो त्रुटियां करके ही सीखे। जो थार्डनाइट का भी सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो प्रयास और त्रुटि के द्वारा ही सीखने को बताया है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना किसी त्रुटि के सीख लेते हैं। तो अधिगम हमारा कैसा हो सकता है? त्रुटि रहित हो सकता है और त्रुटि पूर्ण भी हो सकता है। पहली बात समझ में आ गई? अधिगम कैसा हो सकता है? त्रुटि रहित हो सकता है और त्रुटि पूर्ण भी हो सकता है। दूसरी बात, अधिगम व्यक्ति में सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है। अधिगम क्या कर सकता है? अधिगम हमें सामाजिक भी बना सकता है और अधिगम के द्वारा हम असामाजिक भी बन जाते हैं। अब देखिए, एक हम आपको बात बताया, ये जरूरी नहीं है कि किसी साधु के साथ में रहने से कोई चोर व्यक्ति साधु ही हो जाए, या किसी चोर के साथ रहने पर साधु चोर हो जाए। दोनों बातें हो सकती हैं। निर्भर इस पर करता है कि प्रभाव कौन किस पे ज्यादा डाल रहा है। अगर डाकू का प्रभाव ज्यादा हुआ तो वो जो महात्मा है वो भी क्या हो जाएगा? डाकू हो जाएगा। अगर डाकू का प्रभाव ज्यादा रहा, अगर महात्मा का प्रभाव ज्यादा रहा तो वो डाकू क्या हो जाएगा? वो महात्मा बन जाएगा। दोनों बातें हो सकती है। देखिए, कहता है कि अधिगम व्यक्ति में सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है। आपको सामाजिकता भी सिखा सकता है और असामाजिकता भी सिखा सकता है। तो 2 बातें समझ में आई। और अंतिम हम बात की चर्चा कर लें, अधिगम हमारी सहज
स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न होता है। अधिगम हमारी सहज स्वाभाविक क्रियाओं से कैसा होता है? भिन्न होता है। अब बात करें सहज स्वाभाविक क्रियाएं हमारी कौन सी हैं? बताओ भाई, बताओ कोई बताओ। देखो, जैसे हमारा हाथ ऐसे रखा है और किसी ने हाथ पे पिन चुभो दी तो हम हाथ को भी ऐसे हटा लेंगे सीधे से। तो ये कैसी क्रिया है? ये सहज स्वाभाविक क्रिया है। जैसे हम कह सकते हैं हाथ खींच लेना, पलके झपकना। ये पलके झपकना ये कैसी क्रिया है? ये सहज स्वाभाविक क्रिया है। जैसे हाथ खींच लेना, पलके झपकना, इन सबसे क्या होता है? भिन्न होता है। ये सब जितनी भी प्रकार की और भी बहुत सी सहज स्वाभाविक क्रियाएं हैं हमारी, वो सब क्रियाएं हमारी अधिगम की श्रेणी में नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अधिगम की प्रक्रिया में हमने कितनी बातें सीखी? कितनी बातें सीखी? 3 बातें सीखी। पहली बात क्या सीखी हमने? अधिगम त्रुटि रहित या त्रुटिपूर्ण हो सकता है। दूसरा हमने सीखा अधिगम व्यक्ति में सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है। तीसरा सीखा अधिगम हमारी सहज स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न होता है, जैसे हाथ खींच लेना, पलके झपकना। तो ये हमने पढ़ी अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषताएं पढ़ेंगे। अधिगम की कुछ विशेषताएं भी होती है। बताओ पहली विशेषता, पढ़ा चुके हैं एक बार, आपको बताइए। पहली विशेषता है अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। यानी अधिगम को कोई भी व्यक्ति कर सकता है और कहीं पर भी कर सकता है। अधिगम के लिए ये नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति ही अधिगम कर सकता है, बाकी सब व्यक्ति अधिगम नहीं कर सकते हैं। देखो, अधिगम सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जो व्यवहार करता है वह अधिगम कर सकता है। जो व्यवहार करता है वो क्या कर सकता है? अधिगम कर सकता है। तो अधिगम कैसा है? सार्वभौमिक होता है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है और कहीं पर भी अधिगम किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बताओ, अधिगम परिवर्तन है। अधिगम एक प्रकार से क्या है? परिवर्तन है। अधिगम से हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। पूरी तरीके से हम बदल जाते हैं। तो अधिगम क्या है? परिवर्तन है। व्यवहार परिवर्तन है। और व्यवहार परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो अधिगम क्या है? परिवर्तन है। तीसरा बताओ, अधिगम विकास है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम से प्राणी में विकास होता है। चौथा, अधिगम स्थानांतरणीय है। अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अधिगम कैसा है? स्थानांतरणीय का मतलब क्या है? स्थान का अंतरण करना। यानी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का हम दूसरी परिस्थिति में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे कहा जाता है अधिगम का स्थानांतरण।
क्या कहते हैं इसको? अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यानी एक परिस्थिति से सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अगली विशेषता, अधिगम रचनात्मक है। अधिगम कैसा है? रचनात्मक है। अधिगम से हमारा जब व्यवहार बदलेगा तब हम कुछ नया करेंगे, इसलिए क्या कहा गया? अधिगम कैसा है? रचनात्मक है। अगली विशेषता, अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। अधिगम कैसा होता है? प्रयोजनपूर्ण है। अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम विकास है, अधिगम स्थानांतरणीय है, अधिगम रचनात्मक होता है, अधिगम प्रयोजनपूर्ण होता है। तो ये कुछ हमने अधिगम की विशेषताएं पढ़ी हैं और इसके आगे चर्चा हम कल की क्लास में भी करेंगे। तो आप लोग ये पढ़ के आइएगा कल सब लोग। कल सभी लोग ये पढ़ के आएंगे, इसी के आगे टॉपिक चलेगा।